हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी बुलेट। एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर 7 में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी फिजिक्स के 6 टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने पहला जो टॉपिक लिया था वो था मात्रक पद्धतियों वाला, दूसरा टॉपिक था भौतिक राशियों वाला, फिर अपन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम लिए थे, फिर अपन ने गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित अवधारणा की थी, फिर अपन ने फोर्स के क्वेश्चन लिए थे, घर्षण बल वगैरह, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सबके अपन ने करीब करीब क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना चैप्टर 7 में, जो मैंने एमसीक्यू आपके सामने लिए हैं वो है केपलर के नियमों संबंधी प्रश्न। केपलर के नियमों संबंधी प्रश्न, ये जो केपलर के नियमों संबंधी प्रश्न है ना, मैंने लगभग 31 एमसीक्यू आपके लिए लिए हैं। इसमें से कुछ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं और कुछ एमसीक्यू मैंने एनसीईआरटी की किताब से उठाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लेता हूं ना, उनके दो ही सोर्स होते हैं, या तो प्रीवियस ईयर के पेपर और या एनसीईआरटी की किताब, ठीक है ना। एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, उसमें मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं 8th की बुक को, 9th की बुक को, 10th और 11th, ठीक है ना। ये 4 क्लासों की जो किताब है ना, वो मैं फॉलो करता हूँ। और प्रीवियस ईयर के जो मैं पेपर लेता हूँ ना, उसमें एसएससी के भी पेपर होते हैं, ठीक है, उसमें रेलवे के भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उसमें इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल की पुलिस एग्जाम होती है उनके भी क्वेश्चंस मैं कवर करता हूं, प्लस यूपीएससी तक भी मैं क्वेश्चन इनमें कवर कर लेता हूं। इस प्रकार से 2 सिस्टम होते हैं मेरे एमसीक्यू कराने के, ठीक है ना। तो यही है एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 7 है ये, ठीक है। केपलर के नियम, आपको मालूम है केपलर ने 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति से संबंधित, तो उनसे संबंधित आज अपन चर्चाएं करेंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, फटाफट जुड़ जाओ भाई, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है भाई, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो इधर, ग्रहों की गति के नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए? अल्बर्ट आइंस्टीन, केपलर, न्यूटन और गैलीलियो। बताओ कमेंट करके, पहले का राइट आंसर बताओ फटाफट। ग्रहों की गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, किसने दिए थे? ग्रहों की गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, किसने दिए थे? बिल्कुल सही है, सभी का सही है। किसने दिए थे? केपलर साहब ने दिए थे। ये जो ग्रहों की गति के नियम है ना, इन्होंने टोटल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। आगे इन्हीं से संबंधित चर्चाएं होंगी। इन 3 नियमों से जो पहला और जो दूसरा नियम है ना, वो तो इन्होंने दिया था 1609 में, ठीक है, और जो थर्ड लॉ इन्होंने दिया था वो दिया था 1618 में। ये डेट भी ध्यान रखना, रेलवे ने पिछली बार पूछी थी, 1609 और 1618। अल्बर्ट आइंस्टीन ने टोटल बहुत सारा योगदान था फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टीन का, लेकिन इनका जो 2 प्रमुख सिद्धांत थे ना, वो ध्यान रखना, वो आपको सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो इनका सिद्धांत था सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे अपन E बराबर mc² भी लिखते हैं, और एक इसके अलावा इनका बहुत ही फेमस सिद्धांत था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये दोनों सिद्धांत किसके थे? आइंस्टीन साहब के थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में इनको 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है ना। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1921 में। एक बार क्वेश्चन आया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस संदर्भ में, तो उसने पहला ऑप्शन दिया था सापेक्षता के संदर्भ में, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत हुआ था, ठीक है ना, और वो फेमस भी सापेक्षता के सिद्धांत की वजह से ही हुए थे। लेकिन उनको जो नोबेल पुरस्कार है ना 1921 वाला, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित इनको मिला था। ये ध्यान रखना सापेक्षता के लिए, क्योंकि उस टाइम में तो सापेक्षता को कोई समझ ही नहीं पाया था। ये तो वर्तमान में धीरे धीरे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोग हैं भौतिकी के, उनके समझ में आ रही है कि वास्तव में सापेक्षता है क्या। लेकिन उस टाइम में तो नोबेल देने के बजाय उनका उस सिद्धांत का विरोध और किया गया था कि ये ठीक नहीं है बिल्कुल प्रिंसिपल, ठीक है। न्यूटन साहब ने, आपको मालूम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गति के नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, शीतलन का नियम दिया। गैलीलियो ने क्या बताया था साहब? गैलीलियो से संबंधित 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरबीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? गैलीलियो ने। लेकिन ध्यान रखना, खगोलीय दूरबीन केपलर ने बनाई थी। और एक इन्होंने, आपका जो गति का नियम है ना, गति का नियम, मेरी बात को ध्यान से समझना, किसका नियम? गति के नियम। गति के 3 नियम हैं, तो गति का जो प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम, उस प्रथम नियम में न्यूटन साहब ने किसके बारे में बात की? जड़त्व के बारे में। तो इस जड़त्व को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था?
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के गति के नियमों में जड़त्व को परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, तो कौन से वैज्ञानिक थे, गैलीलियो, ये ध्यान रखना भाई। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यानी जो जड़त्व होती है ना, जड़त्व जो एक प्रकार की जिद होती है, वो गति के नियमों में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ग्रहों की गति के नियम देने वाला कौन है, केपलर है। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी का सही है, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखो साहब क्या कर रहा है। केपलर ने ग्रहों के कितने नियम प्रस्तुत किए, 1, 2, 3 और 4, फटाफट बता दो, इजी सा क्वेश्चन है। केपलर ने ग्रहों के कितने नियम प्रस्तुत किए, केपलर ने ग्रहों के कितने नियम प्रस्तुत किए। बिल्कुल, संख्या पूछता है सर, संख्या बहुत बार पूछता है एग्जाम में, मैंने देखा है बेसिक एग्जाम में। कितने नियम दिए थे, 3 नियम। और एक चीज का और ध्यान रखना, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे ना, इनकी भी संख्या पूछी थी कि गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम दिए गए थे, बच्चों ने 3 कर दिए, नहीं 2 ही नियम दिए गए थे। और जो गति के नियम थे, लॉ ऑफ मोशन थे, वो कितने नियम थे, 3 थे। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो आप, संख्या का। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियम देने वाला कौन था, सर आइजैक न्यूटन। और ग्रहों की गति किसने बताई, केपलर ने। कितने नियम बताए, 3 नियम। आगे इन्हीं नियमों के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन केपलर का नियम नहीं है, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, सापेक्षता का नियम और आवर्तकाल का नियम। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, निम्न में से कौन केपलर का नियम नहीं है, निम्न में से कौन केपलर का नियम नहीं है, निम्न में से कौन केपलर का नियम नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कौन केपलर का नियम नहीं है, सापेक्षता का नियम। ये जो सापेक्षता का नियम है ना, इसका प्रतिपादन मैंने पहले ही आपको बता दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, तो सापेक्षता के नियम का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था, अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता सर है क्या, तो सापेक्षता यही तो है, mg E बराबर mc²। इसे ऊर्जा द्रव्यमान का सिद्धांत भी करते हैं कि ऊर्जा जो है ना, ये द्रव्यमान में बदलती है, द्रव्यमान फिर वापस ऊर्जा में बदल जाता है। जो कक्षाओं का नियम है ना, कक्षाओं का नियम, ये इनका फर्स्ट लॉ था, ये ध्यान रखना। ये जो क्षेत्रीय चाल का नियम है, ये केपलर साहब का सेकंड लॉ था। और आवर्तकाल का नियम है, ये केपलर साहब का थर्ड लॉ था, ये ध्यान रखना। सापेक्षता का नियम किसने दिया था, आइंस्टीन ने। E बराबर mc², इसे ऊर्जा द्रव्यमान का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूटन ने केपलर के डेस नियम का प्रयोग गुरुत्वाकर्षण के नियमों का परिकलन करने में किया। फटाफट कमेंट करके बताओ। ये अपन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों में भी मैंने ये क्वेश्चंस को जोड़ा था। ठीक है, मतलब केपलर के किस नियम का प्रयोग न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों में किया था, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या सापेक्षता का नियम। बिल्कुल सही है। किस नियम का प्रयोग किया था, केपलर के तीसरे नियम का प्रयोग किया था। सर केपलर तीसरा नियम क्या रहा है, T² समानुपाती R³। इसी का नियम इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों संबंधी किया था। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे ना आप लोग, तो टी का यहाँ पर टी का मतलब क्या है, आवर्तकाल, और यहाँ पर आर का मतलब क्या है, दूरी। तो जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आवर्तकाल भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इन्होंने कुछ बातें बताई थी। सापेक्षता का नियम तो है ही नहीं इसमें। इससे संबंधित मैं आपको एनसीईआरटी की कुछ थ्योरी बताता हूं। देखो इधर ये है, ये एनसीईआरटी कहती है, न्यूटन ने यह दिखाया है कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का, ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता है, बिल्कुल सही है। यह एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये बस यही काम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन उठाता है वो, किस नियम का प्रयोग किया गया था, तीसरे नियम का प्रयोग किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा कथन ग्रहों की गति के बारे में सही कथन है, फटाफट कमेंट करके बताओ। पिछली बार रेलवे का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा देना, ये इंपोर्टेंट लगा देना, पिछली बार रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है ये। कौन सा कथन ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, इमेज भी दे रखी है नीचे, फटाफट देखे कमेंट करके बताओ। कौन सा कथन ग्रहों की गति के बारे में असत्य कथन है।
नहीं भैया बैठ नहीं रहा है। देखो इधर ध्यान देना, मुझे बताओ सही कथन पूछा है, कौन सा कथन, ग्रहों की गति के बारे में सही कथन है, यही पूछा है। तो यार मुझे एक चीज बताओ कि जो भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना, वो किस कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। और उसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष को अपन क्या कहते हैं? अंडाकार कक्ष भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो अंडाकार, इस ये जो गोलाकार वाले हैं ना, इन ऑप्शनों को तो आप वैसे ही काट दो, ठीक है ना। ऑप्शन को काट कर किया करो, 50% चांस हो जाते हैं क्वेश्चंस को सही होने के। अब दो ऑप्शन आपने काट दिए तो अब आप लॉजिक से लगा सकते हो। देखो इधर ध्यान देना, पहला नियम, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार है और एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। अब देखिए आप लोग लॉजिक लगाओ, नीचे देखो इसमें मैंने दे रखा है एक इमेज ड्रॉ कर रखी है एनसीईआरटी से। देखिए आप लोग इसमें अब दिमाग लगाकर बताओ कि कौन सा सही हो सकता है। तुक्का लगाओ देखिए एक बार, और बिल्कुल सोच समझकर तुक्का लगाना, कौन सा सही हो सकता है। कुछ बच्चों का अब की बार से देखो, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक के सूर्य के साथ अंडाकार है, और इसमें देखो क्या है, अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ केपलर साहब ने जो नियम बताए ना, ग्रहों की गति के नियम, इनका संबंध किसी भी ग्रह से सूर्य का और किसी भी ग्रह का संबंध बताया है इन्होंने। सूर्य किसी अन्य ग्रह का किसी दूसरे ग्रहों के साथ संबंध इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो मुझे अन्य ग्रह वाला ऑप्शन सही हो ही कैसे सकता है? किसी भी ग्रह की कक्षा के दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, सूर्य के साथ ही तो अंडाकार है। जैसे मान लो कि ये कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, ये है यहां पर आता है, कभी ये यहां पर आता है, इसे अपन एपीहेलेन कहते हैं, दूर अपसोर कहते हैं इसे, और इसे अपन पेरीहेलेन कहते हैं, पास में, जिसे भूगोल में उपसोर कहते हैं। तो ये सूर्य है, यही सूर्य है, देखो सन लिख रखा है। तो ये सूर्य, ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह है, ये सूर्य के साथ ही तो अंडाकार है, ये किसी दूसरे ग्रह के साथ अंडाकार थोड़ी है। तो एक चीज का ध्यान रखना, किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार रिलेशन नहीं होता, सूर्य के साथ अंडाकार रिलेशन होता है। तो ये आ जाएगा इसका पहला, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक भूस्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक कक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, एक कक्ष पर एक चक्कर लगाने में वह कितना समय लेगा? एक कक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? एक कक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? देखो ध्यान देना इधर, मेरी बात को ध्यान, भूस्थिर उपग्रह है, ठीक है ना। कौन सा उपग्रह है? भूस्थिर उपग्रह है। इसको आप ऐसे समझो, देखो ये जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है। तीन चार चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पृथ्वी से ऊपर कई प्रकार के कक्ष वैज्ञानिकों ने खोजे, जैसे एक ये कक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, एक ये कक्ष हो जाएगा और एक वाला ये कक्ष हो जाएगा। तीन कक्षों की फिलहाल मैं बात करता हूं। ये कक्ष की ये ऊंचाई है, इस कक्ष की ऊंचाई ये हो गई, और इस कक्ष की ऊंचाई सर्वाधिक ये हो गई। इस कक्ष की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो है लगभग 800 से 1000 किलोमीटर, और इसे कहते हैं सूर्य तुल्यकाली कक्ष। ये मैं अंतरिक्ष विज्ञान में भी करवाता हूं। ये जो कक्ष है ना, इसकी ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से 20,000 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर जीपीएस छोड़े जाते हैं, और इस कक्ष की जो ऊंचाई है ना, वो कितनी है? लगभग 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं है, इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई है 35,790, जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ये जो यहां पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं ना, इनको कहते हैं सूर्य तुल्यकाली उपग्रह। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, सूर्य तुल्यकाली उपग्रह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य तुल्यकाली उपग्रह कितने सतह से छोड़े जाते हैं? 800 से 1000 किलोमीटर पर। यहां पर जो छोड़े जाते हैं ना, इनको कहते हैं जीपीएस। जीपीएस सिस्टम 20,000 किलोमीटर पर लगाया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और यहां पर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं ना, इनको ही मेरे दोस्तों कहते हैं भूस्थिर उपग्रह। क्या कहते हैं? भूस्थिर उपग्रह। तो देखो भूस्थिर उपग्रह कितने किलोमीटर पर छोड़े हैं? 35,790 किलोमीटर पर छोड़े हैं। तो अब मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन में स्पष्ट है ये भूस्थिर उपग्रह की बात कर रहा है, तो भू का मतलब क्या है? यहां पर पृथ्वी है,
और स्थिर का मतलब समान है, तो इसका मतलब इस ग्रह का जो आवर्तकाल है ना, सॉरी इस स्थान का जो आवर्तकाल है ना, यह किसके समान है? पृथ्वी के समान है। तो मुझे बताओ पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। तो ये भी अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर लगाएगा? 24 घंटे में। तो ये जो 35,790 किलोमीटर पर स्थित कोई कक्ष है ना, इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, इसलिए इसे भू-स्थिर उपग्रह भी कहते हैं या भूतुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, इसलिए इसे भू-स्थिर उपग्रह भी कहते हैं और भूतुल्यकाली उपग्रह भी कहते हैं। 24 घंटे इसका आवर्तकाल होता है, ठीक है ना। अर्थात यह है एक चक्कर अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी भी 24 घंटे लगाती है, ठीक है ना, और अपने अक्ष पर घूमने में ये कक्ष भी कितने घंटे लगाता है? 24 घंटे लगाता है, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है कि यह कितनी किलोमीटर है, तो लगभग 36,000 ध्यान रखना और 35,790 एग्जैक्ट ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरिक्ष में किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह की कक्षा कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, दीर्घवृत्ताकार, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं? बताओ कमेंट करके। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह की कक्षा कैसी होती है? सॉरी, सूर्य के तारों, किसी भी तारे के चारों ओर, तो तारा सूर्य एक तारा ही है, तो किसी भी तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह की कक्षा कैसी होती है? बिल्कुल सही है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। और इसी दीर्घवृत्ताकार को अपन कह सकते हैं अंडाकार। क्या कह सकते हैं? अंडाकार भी कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले 8वां क्वेश्चन पर। सूर्य एक है, ग्रह है, तारा है, एक अदीप्त पिंड है और एक नक्षत्र है। बताओ कमेंट करके, छोटा सा क्वेश्चन है। सूर्य एक है, बिल्कुल सही है। सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक क्या है भाई? तारा है, ठीक है ना। और जो तारे होते हैं ना, तारे, ये ध्यान रखना हमेशा दीप्त पिंड होते हैं। ये तारे कौन से पिंड होते हैं? दीप्त पिंड होते हैं। एक चीज को ध्यान रखना, फिजिक्स में कोई भी पदार्थ होता है ना, पदार्थ, उसी को पिंड बोला जाता है। इसको अपन वस्तु भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ये दो प्रकार के होते हैं, जो अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं ना मेरे दोस्तों, उसे तो कहते हैं दीप्त पिंड, और जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं या खुद के प्रकाश जिनमें नहीं होता है ना, उनको बोलते हैं अदीप्त पिंड। अब जैसे दीप्त पिंड में होते हैं समस्त तारे, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो सूर्य दीप्त पिंड है। और अदीप्त पिंड में होता है प्रमुखतः चंद्रमा, क्योंकि यह सूर्य के परावर्तन से चमकता है। जैसे जुगनू होता है, ये भी अदीप्त पिंड है, क्योंकि सॉरी दीप्त पिंड है जुगनू। सूर्य प्लस जुगनू दोनों क्या है? दीप्त पिंड है। और जबकि चंद्रमा एक क्या है? अदीप्त पिंड है। चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, यह तो वास्तव में सूर्य के परावर्तन से चमकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब? ध्यान देना इधर। केपलर के कक्षाओं के नियमानुसार किसी भी ग्रह की गति सूर्य से दूर जाने पर तो क्या होती है और सूर्य के पास आने पर क्या होती है? फटाफट कमेंट करके बताओ। 9वां क्वेश्चन। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने लग जाएगा। केपलर के कक्षाओं के नियमानुसार किसी भी ग्रह की गति सूर्य से दूर जाने पर तो क्या होती है और सूर्य के पास आने पर क्या होती है? सूर्य से दूर जाने पर तो क्या होती है, सूर्य के पास आने पर क्या होती है? ठीक है ना। एक चीज रट लेना इस चीज को, केपलर के नियमानुसार किसी भी ग्रह की गति सूर्य से दूर जाने पर तो क्या होती है? कम होती है, और सूर्य के पास आने पर क्या होती है? अधिक होती है। तो आंसर आ जाएगा बी, कम और अधिक होती है। ये ध्यान रखना, दूर जाने पर क्या होगी? कम होगी, ठीक है, और पास आने पर क्या होगी? ज्यादा होगी। कैसे होगी सर? टी स्क्वायर, आपको मालूम है टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है? आर क्यूब होता है। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे टी क्या होगी? टी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जब टी बढ़ा है तो इसका मतलब जो गति है, टी बढ़ा है, इसका मतलब जो गति है ना, गति अपन इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो दूरी बढ़ने पर गति क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे जैसे दूरी घट रही है तो इसका मतलब आवर्तकाल भी घट रहा है,
ठीक है ना, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं, तो दूरी घटने पर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, ये दोनों तो एक दूसरे के समानुपाती हैं, लेकिन ये दूरी और स्पीड जो है ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसको आप ऐसे समझो यार, ठीक है ना। जैसे बुध ग्रह है ना, बुध ग्रह यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और जबकि वरुण ग्रह है, सबके लास्ट में जो ग्रह है 8वां ग्रह है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 160 से 170 साल लगा देता है, 165 वर्ष बताया जाता है। तो दूरी बढ़ने पर, मुझे बताओ, दूरी बढ़ने पर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि गति क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे जैसे मतलब दूरी घटेगी तो वैसे वैसे ही गति बढ़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझो, देख ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये अपना क्या है, सूर्य है। अब इसमें ये एक क्षेत्रफल कवर करता है, ये क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल को अपन A1 मानते हैं, C से लेकर B तक। अब ये जो है ना, ये D से लेकर E तक की क्षेत्रफल है ना, इसको अपन मान लेते हैं, मान लो 8 क्या मान लेते हैं, 8। तो ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्यों तय करता है, क्योंकि पास में आने पर गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और दूर जाने पर गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पास में आने पर यह ज्यादा क्षेत्रफल कवर करता है, और दूर जाने पर यह कम क्षेत्रफल कवर करता है। तो इसे ही कहते हैं समान समय में समान क्षेत्रफल। ये केपलर का सेकंड लॉ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ध्यान रखना सारे के सारे लॉ, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, पृथ्वी के अतिरिक्त चक्कर लगा रहे उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होगी, बताओगे कमेंट करके। 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 10 में बताओ कमेंट करके। उपग्रह की कक्षीय चाल बिल्कुल सही है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप लोग है ना, उपग्रहों के दो ही वेग ध्यान रखो। उपग्रहों के दो ही वेग आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो उपग्रह का कौन सा वेग ध्यान रखना है आपको, कक्षीय वेग, और एक उपग्रह का कौन सा वेग ध्यान रखना है आपको, पलायन वेग, ठीक है भाई। कक्षीय वेग क्या होता है, कक्षीय वेग होता है, ठीक है, कक्षीय वेग क्या होता है, √GR, ठीक है, √GR। और पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग होता है एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, और पलायन वेग बराबर होता है √2GR। तो पलायन वेग ज्यादा होगा। तो कक्षीय वेग है ना, ये तो होता है मेरे दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप वैल्यू काउंट करोगे तो ये तो G का मान आ जाएगा यहाँ पर, और R पृथ्वी की त्रिज्या जाएगी। और पृथ्वी का जो पलायन वेग है ना, ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो मेरी बात कहने का मतलब क्या है, किसी भी, अगर आपको किसी भी उपग्रह को बाहर भेजना है ना, तो आपको पलायन वेग की आवश्यकता होगी। और किसी ग्रह के या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, ठीक है ना, या पृथ्वी के चारों ओर किसी कृत्रिम उपग्रह को चक्कर लगाना है, तो कक्षीय वेग की आवश्यकता होगी। तो उसे चक्कर लगाने के लिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता है, और उसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर छोड़ने के लिए उसे 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकंड की आवश्यकता होती है। तो दो ही उपग्रहों के वेग होते हैं। ये जो है ना उपग्रहों के वेग, कक्षीय वेग और पलायन वेग, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक यही लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो थोड़े से, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डालूंगा मैं, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक अपना यही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होगा, कम होगा, अधिक तथा कम होता है, इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई कमेंट करके। सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल, सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल, बिल्कुल सही है। क्या होता है भाई, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। सूर्य से जैसे दूर होगा ना, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है। तो बुध का परिक्रमण का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना है, 88 दिन है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कौन सा ग्रह है, शुक्र है। शुक्र का लगभग 224 दिन है शायद, ठीक है ना। इसके बाद में अपनी कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी का जैसे जैसे पृथ्वी का कितना है, 365 से 1/4 365 मान लेते हैं अपन। तो इस प्रकार से आगे कौन आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मंगल आ जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, दूरी बढ़ रही है, तो परिक्रमण काल अधिक हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलते ही चलते अगर वरुण का अगर परिक्रमण काल देखते हैं ना, तो वरुण के लिए बताया जाता है कि इसका परिक्रमण काल कितना है, 165 वर्ष है। अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जिस प्रकार से 365 दिन लगाती है ना, उसी प्रकार से वरुण
इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 165 वर्ष लगाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो जब बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा क्यों है? क्योंकि दूरी बढ़ रही है, ठीक है। तो परिक्रमण काल क्या होता है? अधिक होता है। ध्यान रखना ये परिक्रमण काल है, मैंने परिभ्रमण काल की बात नहीं की है। ये केवल और केवल क्या है? परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल किसे कहते हैं? चंद्रमा के चारों ओर ग्रह का एक चक्कर जितने समय में लगता है, वायुमंडल के चारों ओर ग्रह का एक चक्कर जितने समय में लगता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह का एक चक्कर जितने समय में लगता है, नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए परिक्रमण काल किसे कहते हैं? रोटेशन टाइम। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रोटेशन टाइम? क्या है? फटाफट कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही है। परिक्रमण काल क्या है? परिक्रमण काल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह के जितने समय में चक्कर लगाता है ना, उसी को परिक्रमण काल है, ठीक है ना। परिक्रमण काल वही है, जैसे सूर्य के कोई भी ग्रह चक्कर लगा रहा है, अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे मान लो कि बुध चक्कर लगा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि सर बुध का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन है। तो ये बुध जो मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय वो लेता है ना, उसे ही परिक्रमण काल कहते हैं। और परिभ्रमण काल और घूर्णन काल ये एक होते हैं, ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने को कहते हैं। आगे इसके क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। 13वां देखते हैं अपन, क्या कहता है? सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। बिल्कुल सही है। यह केपलर का कौन सा नियम बताता है? बताओ भाई, केपलर का कौन सा नियम बताता है? ये कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, आवर्तकाल का नियम, इनमें से कोई नहीं। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, यह केपलर का कौन सा नियम बताता है? क्षेत्रीय चाल का नियम बताता है, कक्षाओं का नियम बताता है, आवर्तकाल का नियम बताता है। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। कक्षाओं का नियम जो है ना, ये एक ही चीज बताता है कि कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाता है ना, ये किस कक्ष में चक्कर लगाता है? दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। इसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष को अपन क्या कहते हैं? अंडाकार कक्ष। क्षेत्रीय चाल का नियम ये कहता है कि कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है ना, तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। तो समान समय इक्वल टू समान क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना आप लोग, ये मैंने हिंट बता दें आपको। और आवर्तकाल का नियम ये कहता है टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। ये तीनों नियमों के हिंट ध्यान रखना। तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, यह क्षेत्रीय चाल का नियम है। ये सेकंड लॉ है केपलर का। कैसे है सर? समझते हैं, इधर ध्यान देना। ये मैंने पहले भी आपको समझा। ये जैसे सूर्य है, तो मुझे बताओ सूर्य से ये जो है ना, ये एक ये क्षेत्रफल है, ये कवर करेगा, और इधर वाला ये क्षेत्रफल है, ये भी ये कवर करेगी। पृथ्वी कवर कर रही है, ये मान लो, ये भी क्षेत्रफल कवर करेगी और ये भी क्षेत्रफल कवर करेगी। तो ये क्षेत्रफल आप बता रहे हो कि सर ये तो क्षेत्रफल कम है, ठीक है ना, और ये क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। क्षेत्रफल अधिक है, तो मैं आपको बता दूंगी क्षेत्रफल कम है ना, तो यहां पर इसकी जो चाल है ना पृथ्वी की, ये चाल भी क्या हो जाती है? ये क्षेत्रफल कम है यहां पर, तो क्षेत्रफल कम है और यहां पर क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर पृथ्वी की चाल भी कम रहती है और यहां पर इसकी चाल पास में आने पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि समान समय में यह समान क्षेत्रफल तय करती है। बात समझ में नहीं आई कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है? बस इतना ही ध्यान रखना अपने को, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात अगर इस क्षेत्रफल को 1 घंटे में कवर करेगी ना, तो इस क्षेत्रफल को भी यह 1 घंटे में ही कवर करेगी, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं साहब, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब केपलर के किस नियमानुसार निर्दिष्ट है? कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, आवर्तकाल का नियम, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब केपलर के किस नियमानुसार निर्दिष्ट है? टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। बिल्कुल सही है। किससे संबंधित है ये? आवर्तकाल के नियम से संबंधित है, ठीक है ना, आवर्तकाल के नियम से संबंधित है। केपलर ने इस नियम में ये समझाया है कि आप लोग मुझे किसी भी ग्रह की सूर्य से दूरी बता दो, आप लोग मुझे किसी भी ग्रह की सूर्य से दूरी बता दो, मैं ये बता दूंगा कि वो ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगा रहा है। इसे कहते हैं आवर्तकाल का नियम, ये ध्यान रखना। केपलर ने कहा कि आप मुझे किसी भी ग्रह की सूर्य से दूरी बता दो, मैं आपको यह बता दूंगा कि वो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगा रहा होगा।
15वां क्वेश्चन देखो, केपलर का कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है? कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, आवर्तकाल का नियम और इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के पालन का नियम करता है? कोणीय संवेग संरक्षण के पालन का नियम करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कौन सा नियम करता है? कुछ बच्चों का सही है। कौन सा नियम करता है? क्षेत्रीय चाल का नियम। ये ध्यान रखना, क्षेत्रीय चाल का नियम, समान समय में समान क्षेत्रफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका वेग समान रहता है, पास आने पर बढ़ता है, दूर जाने पर घटता है, पास आने पर घटता है, दूर जाने पर बढ़ता है। फटाफट कमेंट करके बताओ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूरी घटने के साथ और दूरी बढ़ने के साथ उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही बता रहे हैं कुछ बच्चे, पास आने पर वेग बढ़ता है और दूर जाने पर वेग घटता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, पास आने पर वेग बढ़ता है और दूर जाने पर वेग कम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केपलर के तृतीयक नियम, आवर्तकाल के नियमानुसार जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर होगा उसका आवर्तकाल उतना ही क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। 17 में कमेंट करके बताओ फटाफट। जितनी दूरी पर होगा ना उसका आवर्तकाल उतना ही क्या होगा? बिल्कुल सही है, जितनी दूरी पर होगा आवर्तकाल उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है भाई, जितनी दूरी बढ़ेगी तो चक्कर लगाने में लगने वाला समय भी बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं। यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? देखिए आप लोग एक बार लॉजिक लगाओ, 230 दिन, 182 दिन, 129 दिन, 365 दिन। ठीक है ना, एक बार आप लोग लॉजिक लगाओ, फिर मैं आपको थोड़ी सी बातें इसकी समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 बार पिछली बार रेलवे में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन रिपीट होता है न्यूमेरिकल टाइप में, तो इसको मैं वैसे ही आपको याद करा देता हूं। वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाती है। अगर वर्तमान दूरी r है ना तो r/2, ठीक है ना, ये आधी दूरी है। ठीक है, तो इसको है ना आप लोग ऐसे कर सकते हो, देखो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना t² समानुपाती r³ का फॉर्मूला लगेगा, इसी को अपन कर सकते हैं t² समानुपाती r3/2, ये भी कर सकते हैं अपन। तो इसमें t तो हो जाएगा अपना आवर्तकाल, ठीक है ना, और इसमें t' हो जाएगा नया जो आवर्तकाल है। तो इसको फॉर्मूले से आप करोगे ना तो फॉर्मूले से करने पर लगभग जो आंसर आता है ना वो आता है 129.1 ये आता है। तो इसी को लगभग लिखा जाता है 129 दिन, 129 दिन, 129 दिन। इसको आप ऐसे याद कर लेना, 129 दिन मतलब वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए ना तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? 129 दिन। ऐसे समझो, देखो ये कहना क्या चाहता है, जैसे ये मान लो कि कोई दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, ठीक है, और ये सूर्य है और ये दूरी है, तो यहां से ये जो दूरी है ना, ये वाली ये दूरी है ना, ये तो r है, ये तो कितनी दूरी है भाई? r है। अब ये जब ये चक्कर लगा रही थी ना तो ये कितने दिन ले रही थी? 365 दिन ले रही थी, ठीक है, लेकिन इस दूरी को अपन आधा कर दे रहे, तो अब ये चक्कर लगाने में, यहां से ये चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? तो दूरी को आधा करने पर है ना यह कितना समय लेगी? मात्र और मात्र 129 दिन का समय लेगी। इसको डिजिट को आप फैक्ट रखना, ये रेलवे में ऐसे कैसे क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। बाकी आप लोग इसे इस फॉर्मूले से कर भी सकते हो, क्योंकि आपको नया टी निकालना है, ठीक है, नया टी निकालना है, और आपके पास ये जो नई r है ना, ये r है, r/2, ये नई r है, नया t निकालना है, तो पक्षांतरण करके आप आराम से इसे निकाल सकते हो। 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना। दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह व तारों के मध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, घन के समानुपाती होता है और घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो भाई, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग दूरी के क्या होता है? आवर्तकाल का वर्ग दूरी के क्या होता है? बिल्कुल सही है, आवर्तकाल का जो वर्ग है ना इस प्रकार से ही तो था, आवर्तकाल का वर्ग, ठीक है ना। तो आवर्तकाल का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती है, तो दूरी के घन के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना।
समानुपाती हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये खूब बार एग्जाम में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये इक्वेशन ध्यान रखना, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारे सौर मंडल में बुध ग्रह का आवर्तकाल 89 दिन है, ठीक है साहब। वरुण ग्रह का आवर्तकाल 165 वर्ष है, ऐसा क्यों है? सूर्य से बढ़ने पर, दूरी बढ़ने पर आवर्तकाल घटता है, ठीक है। सूर्य से दूरी बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है। वरुण अपनी कक्षा में दीर्घवृत्ताकार कक्ष लगाता है, बाकी चक्कर लगाते हैं, बाकी सब वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं, उपरोक्त सभी। बताओ देखे कमेंट करके। हमारे सौर मंडल में बुध ग्रह का जो आवर्तकाल है ना वो 89 दिन है, 88 से 89 दिन है, पहले मैंने आपको बताया है। और वरुण ग्रह का आवर्तकाल 165 वर्ष है। तो ऐसा क्यों है? वरुण ग्रह 165 दिन में चक्कर क्यों लगाता है और बुध ग्रह मात्र 89 दिन में ही चक्कर क्यों लगा देता है? शाबाश, बिल्कुल सही है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ता है, ठीक है ना भाई। दूरी बढ़ने पर क्या बढ़ता है? आवर्तकाल भी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, साइरस, अल्फा सेंचुरी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? अब जरा ध्यान से देखना इधर। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सबसे जो नजदीकी तारा है ना वो है अपना सूर्य। सूर्य भी तो एक तारा है ना, ठीक है। और उसके बाद में जो है ना वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और उसके बाद में जो तारा है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सूर्य, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा देखा जाए तो कौन सा है? सूर्य है। लेकिन एग्जामिनर है ना इसका राइट आंसर क्या मानता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि वो सूर्य को नहीं मानता कि चलो सूर्य तो है ही। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा भी ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा, तो भी यही हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये ध्यान रखना, है तो सूर्य लेकिन एग्जामिनर मानता क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है भाई। ऐसे देख लो आप, ये जैसे अपनी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के प्रोक्सिमा सेंचुरी ये है, ठीक है। तो इसमें जो है ना इसकी अगर देखी जाए, आपसे पूछे कि कितने प्रकाश वर्ष हैं, तो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष हैं। ये 4.3 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना। सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी, सॉरी, पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष। 22वें नंबर पर देखो साहब, पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ, काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहोगे आप लोग? पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहोगे? देखो ध्यान देना इधर, पृथ्वी की जो गतियां है ना, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। आप लोग इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हो। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, खगोलीय गतियां होती हैं दो प्रकार की। पहली जो गति है ना वो तो होती है घूर्णन गति, ठीक है, और इसी घूर्णन गति को बोला जाता है परिभ्रमण गति। और दूसरी जो गति होती है वो होती है परिक्रमण गति। कौन सी गति होती है? परिक्रमण गति। परिभ्रमण या घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। मेरी बात को ध्यान से समझते जाना, अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमने को क्या बोला जाता है? परिभ्रमण गति। और परिक्रमण गति क्या है? परिक्रमण गति क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण बोलते हैं, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को अपन घूर्णन या परिभ्रमण बोलते हैं। अपने अक्ष पर जब घूमती है ना ये, तो मात्र और मात्र कितने घंटे लेती है? ये 24 घंटे लेती है। तो इसी 24 घंटे को बोला जाता है पृथ्वी का घूर्णन काल या पृथ्वी का परिभ्रमण काल। और जब ये चारों तरफ चक्कर लगाती है तो यह पूरा एक साल ले लेती है। मतलब कितने दिन लेती है? 365 दिन लेती है, और इसे बोला जाता है पृथ्वी का परिक्रमण काल। अपने अक्ष पर जब ये घूमती है ना तो ये हमेशा घूमती है किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये जो है ना
परिक्रमण का परिक्रमण गति पूछे तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घड़ी के विपरीत घूमती है, ठीक है, घड़ी के विपरीत घूमती है। ये पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति जिसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, इसे ही कहते हैं परिक्रमण गति, सॉरी परिभ्रमण और घूर्णन एक ही बात है, अपने अक्ष पर घूमना 24 घंटे पश्चिम से पूर्व की ओर। दूसरा परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या है, परिक्रमण है, 365 दिन लेती है, घड़ी की विपरीत यह है घूमती है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। तो दो प्रकार की गतियां होती है, तो घूर्णन का हो या परिभ्रमण का हो, बात एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना बी, अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। इस बात को अपने नोटबुक में आप लोग उतार लेना। अब थोड़ी सी मैं है ना इसमें आपको कुछ एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की यात्रा करवाता हूं, जरा ध्यान से देखना आप एक एक बिंदु को, ठीक है। इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो मेरी बात को जरा ध्यान से देखना। ये देखो इधर, अब बताओ, देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, बताओ घूर्णन कहेंगे, एक परिक्रमण कहेंगे, एक झुकाव कहेंगे, फटाफट कमेंट करके बताते जाओ, इसी में सारी चीजें समझ लेंगे। सूर्य के चारों ओर की बात कर रहा है ये, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे अपन, परिक्रमण कहेंगे। और अपने अक्ष पर चारों ओर पूछता तो उसे घूर्णन कहते हैं, घूर्णन का दूसरा नाम परिभ्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं, तो आपको मालूम है किस दिन पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं, इसलिए 21 मार्च को 12 घंटे की दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। गर्मी में क्रिसमस पर्व कहां पर मनाया जाता है, तो आपको सबको मालूम है कहां पर मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है, तो ऋतु में परिवर्तन भी किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। और अगर दिन रात पूछे कि दिन रात किस गति के कारण होते हैं, तो वह घूर्णन गति के कारण होते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की 8th की किताब से आपके लिए उठाए हैं, ये ऐसे कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ध्यान रखना, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चारों के चारों छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कभी कभी इनको गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। तो 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु ग्रह और निहारिका, बताओ भाई कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, जरा ध्यान देना इधर। जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल, बोलो भाई कौन सा मंडल, सौरमंडल। इस सौरमंडल का निर्माण टोटल 5 तत्वों से होता है, ठीक है ना, 5 तत्वों से सौरमंडल का निर्माण होता है। सर कौन कौन से तत्व हैं, एक तो इसमें मिलते हैं ग्रह, ग्रह के अलावा एक इसमें मिलते हैं उपग्रह, उपग्रह के अलावा एक इसमें मिलते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के अलावा एक इसमें मिलते हैं धूमकेतु, धूमकेतु, ठीक है, और धूमकेतु के अलावा एक इसमें मिलते हैं उल्काएं, ठीक है। ये चारों तत्व जब आपस में मिलते हैं ना, तो चारों तत्वों से मिलने की इकाई क्या कहलाती है, सौरमंडल कहलाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं, सौरमंडल में जो मेन योगदान है ना, मेन योगदान किनका होता है, सूर्य का ही होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 99% द्रव्यमान किनका होता है, सूर्य का ही होता है। तो निहारिका है ना, निहारिका इसका भाग नहीं होती है, ये ध्यान रखना। सौरमंडल का भाग यहां पर कौन नहीं है, निहारिका नहीं है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन हमारे पृथ्वी ग्रह के व्यास के संदर्भ में असत्य कथन है। पृथ्वी का औसत व्यास लगभग 12,740 है, विषुवत रेखीय व्यास 12,756 है, ध्रुवीय व्यास 12,714 है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत रेखीय व्यास से 43 किलोमीटर अधिक है। फटाफट कमेंट करके बताओ, देखिए बिल्कुल सही। देखो इसका क्वेश्चन में ये आंसर है, पृथ्वी का औसत व्यास 12,740 बिल्कुल सही है, 12,756 विषुवत रेखीय व्यास ज्यादा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि विषुवत रेखा पर त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, ध्रुवीय व्यास कम होता है। अब देखो क्या पूछा है, ध्रुवीय व्यास विषुवत रेखीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है, अधिक थोड़ा ना है, 42 से 43 किलोमीटर क्या होता है, कम होता है। देखो तो सही, 12,756 तो इधर है और 12,714 इधर है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी का राइट आंसर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चंस में आंसर होते हैं, फिर भी अपन पता नहीं क्यों गलत करते हैं।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे किसी ग्रह का क्या समान होगा? बल समान होगा, संवेग समान होगा, क्षेत्रीय वेग समान होगा या चाल समान होगी? फटाफट कमेंट करके बताओ। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे किसी भी ग्रह का क्या समान होगा? बिल्कुल सही है, करीब करीब बच्चों का सही है। क्या समान होगा? क्षेत्रीय वेग समान होगा। क्या समान होगा? क्षेत्रीय वेग समान होगा। देखते हैं अगला, निम्न में से कौन केपलर का नियम है? बताओ भाई, इसको कमेंट करके बताओ आप लोग। देखें, निम्न में से कौन केपलर का नियम है? कौन केपलर का नियम है? देखो कुछ बच्चों ने ननोपदेश दिया है, केपलर का नियम क्या कहता है? टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, यही तो है। तो इसे अपन क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या? R3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो केपलर का कौन सा नियम आ जाएगा? बी वाला केपलर का नियम आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा केपलर का नियम। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, न्यूटन ने दिया था, एडविन हब्बल ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था? फटाफट कमेंट करके बताओ। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था। किसने दिया था भाई? एडविन हब्बल ने। कुछ बच्चे कोपरनिकस बता रहे हैं। कोपरनिकस ने तो एक सिद्धांत दिया था जिसे बोला जाता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, कि सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ही है, ठीक है। अगला चलते हैं, पृथ्वी तथा ग्रह अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, एडविन हब्बल ने? फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, सर्वप्रथम किसने यह कहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? बिल्कुल सही है। यह बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने कही थी। इसे बोला जाता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, इसे कौन सा सिद्धांत बोला जाता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। केपलर के ग्रहों के नियमों का प्रतिपादन वर्ष था? बताओ भाई, प्रतिपादन वर्ष था। शुरू में जब क्लास शुरू की थी ना, जब मैंने इसको बताया था, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन वर्ष कौन सा था? ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादित वर्ष कौन सा है? देखो ध्यान देना, इधर ये आ जाएगा, इसमें डी आ जाएगा, ठीक है ना। 1609 में भाई 3 नियम ही तो थे, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये 1609 में दिए थे, और जो थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ, ठीक है ना, आवर्तकाल का नियम, ये 1618 में दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट ध्यान रखना, ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/4, 1/81, 1/100, कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताओ। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/81। थोड़ा सा समझ लो, इधर ध्यान देना। इधर ये जैसे खगोलीय पिंड है और ये चंद्रमा है, ये द्रव्यमान है, ये त्रिज्या है। तो जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी की द्रव्यमान कितना है? 5.98 इंटू 10⁻24। इसी को अपन लिखते हैं 6 गुना 10⁻24 kg, ठीक है। और चंद्रमा का जो द्रव्यमान ना, चंद्रमा का ये देखो 7.36 इंटू 10⁻22, ठीक है ना, 22 है 10⁻22। तो ये अगर देखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1/81 हो जाएगा लगभग। और ये त्रिज्या है, ये एनसीईआरटी की है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। क्योंकि जैसे मान लो कि द्रव्यमान चंद्रमा, कभी पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे पूछ ले 6 गुना 10⁻24 नहीं दे रही है, दे दे एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप तो गलत कर दोगे उसको। क्योंकि एनसीईआरटी से जो एग्जैक्ट वैल्यू उठाकर ऐसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अगर द्रव्यमान पूछे केजी में तो ऐसे कर देना, और कितना पूछे कि कितना गुना है ऐसे कुछ पे तो 1/81 कर देना। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर और बैरोमीटर। बताओ भाई, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं?
सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? शाबाश, करीब करीब सही बता रहे हो, एक्टियोमीटर। सर बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। ठीक है भाई, वायुदाब का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। ई टेरोसेलिनी से बनाया था। और क्रेस्कोग्राफ है ना, क्रेस्कोग्राफ, इससे क्या मापा जाता है? पादपों की वृद्धि मापी जाती है। ठीक है, पादपों की वृद्धि का मापन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों की वृद्धि का मापन किससे किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ से। इसी क्रेस्कोग्राफ को दूसरा नाम है ओक्जेनोमीटर। कभी पादप विज्ञान में इसकी डिटेल बता दूंगा, ओक्जेनोमीटर। और इसका आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक था जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, और जगदीश चंद्र बोस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पादप सजीव होते हैं। कथन बायोलॉजी में पूछा गया था एक बार कि पादप सजीव होते हैं, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस मत कर देना, उसने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में बताया था, वो अलग है। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल इंपोर्टेंट है। ही सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? न्यूटन, एडविन हब्बल, गैलीलियो और कोपरनिकस। बताओ भाई, हीलियोसेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लास्ट क्वेश्चन आज का, हीलियोसेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बिल्कुल सही है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। हीलियोसेंट्रिक मॉडल, इसे ही बोला जाता है हिंदी में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसे क्या बोला जाता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और इसी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में से बताया था कि ग्रह है ना, ग्रह ये सूर्य के चारों ओर, बोलो किधर की ओर? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन आया था ना कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह चक्कर लगाते हैं, यह कौन सा सिद्धांत है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आज अपने टोटल कितने एमसीक्यू लिए हैं? 31 एमसीक्यू लिए हैं। और किससे संबंधित लिए हैं? केपलर के नियमों संबंधी लिए हैं। आगे जो है ना, आगे मैं लेके आऊंगा आपके, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ना, वह लेके आऊंगा कक्षीय वेग क्या होता है, और कक्षीय वेग के अलावा पलायन वेग क्या होता है। तो कक्षीय वेग और पलायन वेग क्या उदाहरण आयु से संबंधित अपना अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।